एक बार पुनः स्वागत है कैरियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जैसा बोर्ड पर लिखा है, संविधान की प्रस्तावना पर हम चर्चा करने वाले हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसमें जो शब्दावलियां शामिल की गई हैं उसका अर्थ क्या है। क्योंकि प्रस्तावना से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, कई आयोगों के द्वारा यहां से प्रश्न उठाए गए हैं। तो संविधान की प्रस्तावना क्या है, शब्दावलियां उसमें शामिल क्या क्या हैं, इसका तो वर्णन हम करेंगे ही करेंगे। साथ साथ में इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जब प्रस्तावना हम पढ़ लेंगे तो फिर प्रश्न ये आएगा कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, और फिर यदि अंग हो या ना हो, एक प्रश्न ये भी उठेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ साथ में क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, और यदि संशोधन किया जा सकता है तो वो प्रक्रिया क्या होगी, क्या 368 में शामिल प्रावधान के अनुसार क्या इसमें संशोधन होगा, तो इस पर भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना पर बात करते हैं। भारतीय जो संविधान है, जो उसकी प्रस्तावना है, थोड़ा सा इसके इतिहास पर बात कर ले तो सबसे पहले जो ये प्रस्तावना का विचार है भारतीय संविधान से हट करके वो अमेरिका के संविधान में या अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था, और बाद में फिर विश्व के कई देशों ने इसे अपनाया और अपने अपने संविधान में इसको जगह दिया। तो आइए बात करते हैं कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो क्या है। तो एक एक करके हम इस पर एक बात करें तो जैसे ये पूरी प्रस्तावना हमने यहां लिख रखा है बोर्ड पर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, तो देर न करते हुए पहले प्रस्तावना एक बार हम इसे पढ़ते हैं और फिर इसमें जो शब्द शामिल हैं उसका एक एक करके विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो ये प्रस्तावना की बात करते हैं तो देखिए, जो भारत की प्रस्तावना है संविधान की, वो लिखा हुआ है, थोड़ी सी लंबी चौड़ी प्रस्तावना है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, शब्दों पर गौर करिएगा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी संविधान सभा में आज दिनांक
26 नवंबर 1949। अब संवत के बारे में भी चर्चा किया गया है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये हमारी प्रस्तावना है। अब इस प्रस्तावना से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? तो कई बार पीसीएस जैसे एग्जाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछा गया है कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय शामिल हैं, स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है, समता कितने प्रकार की है, वो कौन कौन से शब्द हैं जो हमारी मूल प्रस्तावना में नहीं थे, उन शब्दों को कब जोड़ा गया, कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, साथ साथ में गणराज्य का क्या मतलब है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या मतलब है, पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है, प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र किसे कहेंगे। तो इन सब पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे गए हैं। तो जो हमारी प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, यदि उस पर यदि हम बात करें तो जो क्वेश्चन हमसे बात किया जाएगा, ये सारे शब्द इसमें शामिल हैं। जरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम भारत के लोग का क्या मतलब है, इस पर भी हमें चर्चा करनी है। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी व्यवस्था क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या मतलब है, लोकतंत्र का क्या मतलब है, इस सब पर हम बात कर रहे हैं। तो अब आगे एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इन शब्दों की चर्चा करने से पहले हम ये देखें कि प्रस्तावना के तत्व क्या हैं। तो यहां देखिएगा, जो हमारी प्रस्तावना है उसके 4 प्रमुख तत्व हैं। 4 प्रमुख तत्व हमारी प्रस्तावना के हैं। और वो है क्या? तो पहला, संविधान का जो अधिकार स्रोत क्या है, अर्थात जो हमारे भारतीय संविधान को शक्तियां जो प्राप्त हैं, जो अधिकार है, उसके स्रोत कहां से हैं। तो यदि इस पर चर्चा करें तो भारतीय संविधान का जो अधिकार स्रोत है, वो हमारी प्रस्तावना ये कहती है कि लोगों से भारतीय संविधान शक्तियां अर्जित करता है, अर्थात संविधान का स्रोत भारत की जनता है। भारत की जनता ये संविधान का स्रोत है, अर्थात संविधान में जो शक्तियां अर्जित की है वो भारतीय लोगों से अर्जित की है। पहला ये तत्व है। दूसरा, भारत की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, हमारे देश का संविधान की प्रस्तावना के अनुसार नेचर क्या है। तो प्रस्तावना कहती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत की प्रकृति प्रस्तावना के अनुसार क्या है कि यह एक संप्रभु या संप्रभुता संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य है, ये प्रस्तावना के अनुसार। उसके बाद में तीसरा तत्व क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है। तो संविधान प्रस्तावना के अनुसार संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, समता और स्वतंत्रता, अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लोगों को प्राप्त कराना
अवसर की समता और स्वतंत्रता मुहैया कराना, यह भारतीय संविधान का उद्देश्य है। चौथा तत्व क्या है? संविधान लागू होने की तिथि जो हमारे प्रस्तावना में लिखी गई है 26 नवंबर 1949 ईस्वी। संविधान लागू होने की तिथि तो हम बात करेंगे 26 जनवरी 1950, लेकिन संविधान को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, उसकी तिथि, यहां लागू होने की तिथि का सेंस ये है कि जिस दिन संविधान को हमने आत्मर्पित कर लिया, अर्थात राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया, उस तिथि के बारे में बात किया गया है। तो ये चार प्रमुख स्रोत जो है तत्व प्रस्तावना के हैं, जिसमें संविधान का अधिकार स्रोत क्या है, तो भारत की जनता है। भारत की प्रकृति क्या है, समाजवादी पंथनिरपेक्ष। उद्देश्य क्या है, लोगों को न्याय उपलब्ध कराना, स्वतंत्रता उपलब्ध कराना और लागू होने की तिथि। तो ये चार संविधान के या प्रस्तावना के तत्व हो गए। आगे थोड़ा सा बात करें तो प्रस्तावना के मुख्य शब्द क्या हैं, जिस पर हमें एक एक करके चर्चा करना है और परीक्षाओं में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, प्रश्न उठाए जाते हैं। तो प्रमुख शब्द क्या है, तो पहला हम भारत के लोग, अभी आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा शब्द संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और अखंडता भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अखंडता, ये प्रमुख शब्द हैं जो हमारे प्रस्तावना में शामिल हैं, जिस पर एक एक करके हमको चर्चा करना, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ये प्रस्तावना के मुख्य शब्द हैं। चलिए तो बात करते हैं कि हम भारत के लोग का क्या मतलब है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसी से प्रेरित है। वहां भी हम शब्द का यूज किया गया है। तो यहां हम भारत का मतलब है कि जो सर्वोच्च शक्तिमान है वो भारत के जनता है, जो सर्वोच्च शक्तिशाली है वो भारत की जनता है। हम भारत के लोग, अर्थात जो शक्तियां निहित हैं वो भारतीय जनता में निहित हैं, इसका ये मायने हुआ है। उसके बाद में अब बात करते हैं संप्रभुता का क्या मतलब है। तो किसी भी देश को संप्रभु राष्ट्र तब कहा जाता है जब उस राष्ट्र में ऐसी शक्तियां निहित हों कि वह अपने नीतियों का निर्माता स्वयं हो, किसी भी देश के बाहर अन्य देश से संधि या समझौता अपने अनुसार कर सके, देश के भीतर कानून निर्माण करने की पूरी शक्तियां उसमें संपन्न हो, अर्थात किसी भी दूसरे देश का उस पर कोई हस्तक्षेप ना हो, ऐसे राष्ट्र को हम संप्रभु राष्ट्र की श्रेणी में रखते हैं। तो भारत प्रस्तावना के अनुसार जो भारत है वो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र की श्रेणी में है, अर्थात वो स्वयं अपनी शक्तियों का मालिक है। हाँ, राष्ट्रमंडल का जो सदस्य है 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की है, लेकिन राष्ट्रमंडल का की जो सदस्यता है वो उसकी स्वैच्छिक है। वो जो सदस्यता है वो किसी भी प्रकार भारत की संप्रभुता के रास्ते में बाधा नहीं है। और राष्ट्रमंडल के मुखिया के रूप में उसने इंग्लैंड को तो स्वीकार किया है, ब्रिटेन को स्वीकार किया है भारत ने, लेकिन वो एक स्वैच्छिक सदस्यता है, अर्थात हम ऐसे बंधन में नहीं बंधे हैं कि इस राष्ट्रमंडल की सदस्यता हमारे संप्रभुता के निर्माण में बाधा उत्पन्न हो। तो ये स्वैच्छिक है, ये हमारी ऐच्छिक है।
में बाधा नहीं हो सकती है। तो ऐसे राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र की श्रेणी में होते हैं जो अपने शक्तियों का अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी बाहरी देश का उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। अगले शब्द पर बात करें, समाजवादी या समाजवाद पर। तो कई प्रकार की व्यवस्था विश्व के देशों में प्रचलित है, जैसे पूंजीवादी व्यवस्था है, साम्यवादी व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था है। तो इन व्यवस्थाओं में जो हमने अडॉप्ट किया है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था को या समाजवादी व्यवस्था को अडॉप्ट किया है। अब देखिए प्रस्तावना में ये समाजवाद शब्द, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया। तो प्रस्तावना के प्रथम पैरा में जब 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इस समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा। उसके बाद में अब समाजवाद क्या होता है, तो जब उत्पादन के जो साधन हैं, भूमि पूंजी श्रम साहस संगठन, ये जो उत्पादन के साधन हैं, जब इन पर अधिकार सरकार के हाथों में होता है, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में नहीं होता है, तो ऐसी व्यवस्था को हम समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो समाजवादी व्यवस्था है वो दो प्रकार की होती है। एक लोकतांत्रिक समाजवाद और दूसरा साम्यवादी समाजवाद। ये जो समाजवाद है वो दो प्रकार से है, साम्यवादी समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद। जो साम्यवादी समाजवाद होता है, अब चूंकि समाजवाद जुड़ा है तो जाहिर सी बात है उत्पादन के साधनों पर वहां भी नियंत्रण सरकार का होगा, लेकिन जो इस साम्यवादी समाज में जो नियंत्रण होता है ये कठोर नियंत्रण है, ये कठोर नियंत्रण होता है सरकार का। और इसके विपरीत जो लोकतांत्रिक समाजवाद है इसमें भी सरकार का नियंत्रण है, लेकिन ये अपेक्षाकृत कम कठोर होता है। तो चूंकि हमने लोकतंत्र को भी अपनाया है, तो लोकतंत्र में लचीलापन स्वाभाविक है, इसलिए हमने साम्यवादी समाजवाद को ना अपना करके लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। तो जो समाजवादी कल्पना है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, और इसके लक्षण क्या हैं? राज्य का नियंत्रण अपेक्षाकृत कम कठोर होता है। यह समाजवाद का मतलब हुआ, अर्थात संसाधनों पर राज्य का अधिकार होता है। जोड़ा कब गया प्रस्तावना में? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना की पैरा नंबर 1 में। तो ये हो गया समाजवादी शब्द, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए अगला शब्द क्या है उस पर बात करें, तो है पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। तो इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात राज्य के द्वारा सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण दिया जाएगा। राज्य का अपना कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं होगा। अच्छा, इसका यह कतई मतलब नहीं है कि यहां लोगों का धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वहां के निवासियों का अपना धर्म होगा। और इस बात को और अधिक पुख्ता करने के लिए जो मूल अधिकार है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में
इस बात को और प्रमाणित किया गया है कि व्यक्तियों का अपना धर्म है। कोई भी व्यक्ति, भारत का जो नागरिक है, वो अपने स्वेच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। राज्य के द्वारा किसी भी धर्म को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जाएगा। अर्थात धर्म के मामलों में भारत एक प्रकार से तटस्थ राज्य की श्रेणी में आता है। तो ये हो गया पंथ निरपेक्ष। उसके बाद में लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारी प्रस्तावना में लोकतंत्र की बात की गई है, लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है। तो पहले लोकतंत्र की व्यवस्था क्या होती है? तो लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन। लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन, अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सर्वोच्च शक्ति किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में होती है। ये राजतंत्र के बिल्कुल उलट व्यवस्था होती है। राजतंत्र में जहां एकाधिकार प्राप्त कोई एक व्यक्ति शासन का मुखिया या सर्वोच्च शक्तिशाली होता है, वही लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्तियां जनता के हाथों में निहित होती हैं। तो हमने लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया है। अब लोकतंत्र भी दो तरीके से है। ये यहां देखिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था भी दो तरीके से होती है। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, या जिसको प्रतिनिधि लोकतंत्र या प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसमें से हमने कौन सा अपनाया है? लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है। तो पहले इन लोकतंत्र की विशेषताओं को थोड़ा सा जाना जाए। तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें शक्तियां जनता में दोनों में निहित होती हैं, प्रत्यक्ष और लोकतंत्र अप्रत्यक्ष में। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपनी शक्तियों का इस्तेमाल स्वयं करता है। वो अपनी शक्तियों का स्वयं इस्तेमाल करता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो चार और मुख्य अंग हैं, वो परिप्रेक्षा, पहल, प्रत्यावर्तन मतलब प्रत्याशी को वापस जब मर्जी हो तब बुला लेना, और जनमत संग्रह। ये चार प्रमुख विशेषता होती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की। जनता अपनी शक्तियों का स्वयं प्रयोग करता है। जब चाहे किसी प्रत्याशी को प्रत्यावर्तन अर्थात वापस बुला सकता है, समय पूरा होने से पहले उसको हटा सकता है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। और इस प्रकार की व्यवस्था स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। स्विट्जरलैंड में जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाली व्यवस्था वहां लागू है। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें जनता अपनी शक्तियों का स्वयं प्रयोग नहीं करती है, बल्कि वो अपने किसी प्रतिनिधि के हाथों में अपनी शक्तियों को सौंप देती है। और फिर वो जो प्रतिनिधि होता है वो उन शक्तियों का मालिक हो जाता है और अपनी शक्तियों का वो प्रयोग करता है। तो जो भारत है, भारत में जो जनता के हाथों में शक्तियां निहित हैं वो इसी प्रकार हैं। हमने क्या किया है कि समय समय पर चुनाव के द्वारा अपनी शक्तियों को अपने प्रतिनिधि को हमने सौंप दिया और उसको ये जिम्मेदारी दे दी कि अब हमारे लिए आप कानून का निर्माण करेंगे, जो उचित होगा उसको आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो भारत ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है। तो यह भी हमारे प्रस्तावना में शामिल था कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। अगला शब्द गणराज्य के बारे में बात कर ले। ये लोकतंत्र हो गया। उसके बाद में इसी में हम गणराज्य के बारे में बात कर लें कि गणराज्य क्या होता है। तो गणतांत्रिक देखो दो चीजें होती हैं, एक लोकतंत्र और दूसरा गणतंत्र।
तो लोकतंत्र तो लगभग लगभग सभी देशों में अपनाया है, लेकिन इसके साथ साथ एक व्यवस्था होती है गणराज्य। अब गणराज्य व्यवस्था क्या है या गणतांत्रिक व्यवस्था क्या है? तो जो किसी भी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है या राष्ट्र प्रमुख होता है, वो दो तरीके से होता है। एक वंशानुगत तरीके से और दूसरा किसी चुनाव के द्वारा चुना गया। तो एक जो राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत तरीके से चुना जाता है वो राजशाही व्यवस्था होती है, लेकिन जो दूसरा व्यवस्था है जिसमें राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ऐसी व्यवस्था को हम गणतांत्रिक व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था हमारी गणतांत्रिक व्यवस्था कहलाती है। और गणतांत्रिक व्यवस्था वाला राज्य गणराज्य कहलाता है। तो भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष है, अर्थात जिसको हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, तो वो वंशानुगत तरीके से नहीं चुना जाता है, बल्कि वो एक चुना हुआ राष्ट्राध्यक्ष होता है। अब भारत में जहां ये अप्रत्यक्ष व्यवस्था है, वहीं अमेरिका में प्रत्यक्ष व्यवस्था है। तो जब ऐसी व्यवस्था हो तो उसे गणतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। तो भारत एक गणराज्य है और यहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष है वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। आगे यदि हम बात करें तो यहां से क्वेश्चंस मिलते हैं कि भारत में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन आया है। तो हम बात कर लें सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है, राजनीतिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय वह न्याय है जब किसी के धर्म, जात, मूल वंश, संप्रदाय, इसके आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात ये अयोग्यता का मानक नहीं होगा। आर्थिक न्याय, आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और राजनीतिक न्याय पर की यदि बात कर लें तो सभी को समान अधिकार होगा। राजनीतिक दृष्टि से सभी को बराबर का हक मिलेगा, बराबर उसके कर्तव्य होंगे, बराबर उसके अधिकार होंगे। तो ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्वतंत्रता की बात, तो प्रस्तावना में 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और वो है क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये इस स्वतंत्रता की बात हमारे मूल अधिकार में भी किया गया है। तो प्रस्तावना पर यदि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो प्रस्तावना में, अब देखिए क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, और दूसरा क्वेश्चन मूल अधिकार में कितने प्रकार की स्वतंत्रता शामिल है। मूल अधिकार में तो ये चीज दोनों अलग अलग चीज है। जब स्वतंत्रता प्रस्तावना में बात की जाएगी तो 4 प्रकार की स्वतंत्रता है, और जब मूल अधिकार में स्वतंत्रता की बात की जाएगी तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। इस पर भी ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि हमसे क्या पूछा गया है। तो प्रस्तावना में 4 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार,
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अर्थात हमें बोलने की आजादी है, सोचने समझने की आजादी है, किसी के में विश्वास प्रकट या अविश्वास करने की आजादी है, और किसी भी प्रकार के धर्म की उपासना इसकी स्वतंत्रता है, इसकी आजादी है। तो 4 प्रकार के स्वतंत्रताओं की बात की गई है। समानता की बात कर लें तो प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार की स्वतंत्रताओं की समानताओं की बात की गई है, और इसको और प्रमाणित बनाता है मूल अधिकार, जिसमें 14 से 18 के बीच में जो हमारी पहला मूल अधिकार है, समता का अधिकार या समानता का अधिकार, जिसके तहत 14 में कहा गया है कि सभी धर्म, मूल, वंश, जात के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अवसर की समता होगी, 16 में कहा गया है। 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। तो मूल अधिकार में भी इसकी बात की गई है, और प्रस्तावना में भी 2 प्रकार की समानता की बात, प्रतिष्ठा और अवसर की बात की गई है। अब एक शब्द इसमें और मिलेगा प्रस्तावना में है, और वो है अखंडता। तो यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अखंडता शब्द कब प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो जैसे समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन में 1976 में हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो उसी के साथ एक तीसरा शब्द भी था, और वो था अखंडता। अखंडता शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अब जहां समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द पैरा नंबर 1 में जोड़ा गया है, इसको पैरा नंबर 8 में जोड़ा गया है। तो ये 3 शब्द जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो निम्न में कौन कौन से शब्द हैं जो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो समाजवादी शब्द है, पंथनिरपेक्ष है, और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो ये हमारी प्रस्तावना थी, और उसमें जो शामिल शब्दावलियां थी उसका क्या मतलब है। अब थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे वो अगले लेक्चर में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है कि नहीं, और प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है और कैसे होगा या नहीं होगा, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये हमारी प्रस्तावना के महत्वपूर्ण भाग और उसमें क्या क्या शब्दावलियां शामिल थी ये। तो अब आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।